Hello friends, Namaskar again. In this video, we are going to discuss questions on unemployment and skill related issues, also the food code on wages. Everything related to unemployment will be discussed here. Schemes or some of the schemes of skills we will also discuss here. Let us start. First question is regarding consider the following statement regarding National Sample Survey. So National Sample Survey. It is conducted by, statement first is, it is conducted by National Statistic Office, NSO. NSO is under MOSPI, Ministry of Statistical and Program Implementation. NSO को बनाया गया था. This National Statistical Office was formed after merger of NSSO, National Sample Survey Office plus CSO. इन दोनों का मर्ज करके इसको बनाया गया था. दान कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? रंगारंजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे एनएसओ को बनाया गया था. ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि नेशनल सैंपल सर्वे है वो कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट कराता है. बिल्कुल सही बात है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्टेड एनुअली. तो ये सर्वे है वो एनुअली कंडक्ट कराया जाता है रोटेटिंग टॉपिक्स पे. तो इट इज़ कंडक्टेड ऑन रोटेटिंग टॉपिक्स. जैसे पहले साल में मान लेते हैं एजुकेशन में कराया गया है, कंडक्टेड एजुकेशन रिलेटेड मैटर से हैं, दूसरा से एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. तो इस तरह से ये इसका टॉपिक रोटेट होते रहते हैं. तो दिस सर्वे इज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे एनुअली ऑन रोटेटिंग टॉपिक्स. आंसर फॉर दिस इज डी फॉर दिल्ली. नेशनल सैंपल सर्वे इज कंडक्टेड बाय एनएसओ एनुअल राउंड्स विद साइकिल ऑफ रोटेटिंग टॉपिक्स. ठीक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जनरली कम्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. ये 5 साल बाद कराया जाता है. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 5 साल बाद. तो एनएसएस करवा, ये भी एनएसएस कराता है. एनएसएस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये भी एनएसएस का है, नेशनल सैंपल सर्वे का है. नेशनल सैंपल सर्वे इज अंडर एनएसओ. तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जनरेट द एस्टीमेट ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है. ये एक्सपेंडिचर सर्वे है, उसमें हाउस होल्ड का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बताया जाता है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड ओवर द पर्सन और वेरियस क्लासेस इसमें बताया जाता है. ठीक है, तो इससे क्या है? इट हेल्प इन द रीबेसिंग ऑफ जीडीपी एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. तो इसमें मैच करने आपको कौन सा फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर कंडक्टेड. तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ये पहले 5 साल पे कंडक्ट करवाया जाता था. अभी ये क्या है? हर साल कंडक्ट करवाया जाता है. तो ये एनुअली कंडक्ट कराया जाता है. इकोनॉमिक सेंसस की कोई टाइम नहीं है, इसका नो फिक्स टाइम, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है एंड इकोनॉमिक सेंसस का. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ये हम अभी देखेंगे. सेंसस क्या है? 10 साल बाद कराया जाता है. हम जानते हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो रजिस्ट्रार जनरल वो कंडक्ट कराता है. फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? प्री इंडिपेंडेंस 1878 में हुआ था या फिर कितने में हुआ था, देख लेना आप. दैन सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर 10 ईयर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर पीरियोडिक लेबर सर्वे इज कंडक्टेड एनुअली. तो 1 का हो जाएगा थर्ड, 1 का 3, 1 का थर्ड है. ठीक है, एंड 4 का 1 है, 4 का 1 है, 1 का थर्ड है, 4 का 1 है. तो बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा इसका. एंड थर्ड का 4, सेकंड का क्या हो जाएगा? फिर सेकंड का हो जाएगा 4, सेकंड का 4 नो फिक्स पीरियोडिसिटी, एंड थर्ड का 2 हो जाएगा. तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इसको 5 साल बाद कंडक्ट कराया जाता है. ये हमने अभी देखा है. नेशनल एनएसएस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इट्स इज कंडक्टेड बाय आफ्टर 5 ईयर्स. इसको बोला जाता है क्विनक्वेनियली. ठीक है, तो इकोनॉमिक सेंसस इज कंडक्टेड बाय एनएसओ कंडक्ट कराता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही एनएसओ कंडक्ट करवाता है. ये इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट कराता है. इसके अंदर क्या है? एक्सपेंडिचर रिलेटेड डाटा है. डिमांड साइड का वो, इसमें डिमांड साइड का जो डेटा है
वो कलेक्ट किया जाता है। तो इसकी कोई पीरियडिसिटी नहीं है, इसका मतलब 1 साल बाद भी करा सकते हैं गवर्नमेंट, चाहे तो 2 साल बाद भी करा सकती है जब गवर्नमेंट चाहे तो। अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो 7th इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट कराया गया था 2019 के अंदर, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सी फैक्ट्री है, कौन से में कितने किस टाइप के वर्कर्स हैं, उनकी एज क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, वो सब कुछ इसमें से देखा जाता है, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में क्या है, ये एनएसओ कंडक्ट कराता है, ये एनुअली कराया जाता है। अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया के लिए ही कंडक्ट कराया जाता है, और इसमें क्वार्टरली एस्टिमेट्स हैं वो अर्बन एरिया के लिए, क्वार्टरली एस्टिमेट्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर दिए जाते हैं अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। पहले ये 5 साल बाद, पहले 5 साल करवाया जाता था, 5 साल से। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है वो भी एनएसओ कंडक्ट कराता है एवरी 5 ईयर, ये 5 साल बाद कंडक्ट कराया जाता है, 5 ईयर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। 2000 सेंसस होगा वो डिजिटल होगा, 2020 वाला डिजिटल सेंसस होगा, ये 10 साल बाद कराया जाता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे होता था, वो मोस्ट भी कंडक्ट कराती थी। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ डेटा कलेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का रिगार्डिंग फैक्ट्रीज़ जो ऑपरेट कर रही है, कौन सी फैक्ट्रीज किस एरिया में कर रही है, वो सब डाटा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से कंडक्ट कराया जाता था, मोस्ट पीक एंड ऑफ, ठीक है। तो ये पूरे देश में कंडक्ट कराया जाता है एनुअली। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री होता है ये, इट इज़ कंडक्टेड एनुअली, हर साल कंडक्ट कराया जाता है। तो एनुअल नाम ही पता, ठीक है ना। तो अब रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज कंडक्टेड क्विनिक्वली, तो ये यानी कि 5 साल बाद कंडक्ट किया जाता है या नहीं, ये पहले किया जाता था, अभी ये एनुअली कंडक्ट किया जाने लगा है, एनुअली। तो ये गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कहता है इट इज कंडक्टेड फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन लेबर फोर्स, इन दोनों के लिए कंडक्ट कराया जाता है, दिस इज करेक्ट। थर्ड कहता है इट कलेक्ट द डेटा फॉर अर्बन लेबर ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये हम देख चुके हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पे अर्बन एरिया का डाटा कलेक्ट करता है, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था जो एनएसओ कंडक्ट कराता था, वो प्राइम सोर्स था इसका, जो 1972 से अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एनएसएसओ कंडक्ट कराता था। अभी एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया, ठीक है। तो एनएसओ इज कंडक्टिंग, अभी एनुअली कंडक्ट करा रहा है, पहले 5 साल पे ही वो कंडक्ट कराता था, ठीक है। तो बहुत रूरल एंड अर्बन एरिया है, हमने देख लिया है। 2 मेजर ऑब्जेक्टिव है इसके लिए, डेटा कैप्चर करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, एंड किस तरह की एक्टिविटी हो रही है वो डाटा इसमें देखा जाता है। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा कंडक्ट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर होते हैं जैसे कि वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, ये सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। दूसरा है इट एस्टिमेट द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का कितना लेवल है वो भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। ये आपकी देखेंगे हम, ठीक है। अब एक्टिविटी स्टेटस होता है, यानी कि एक बंदे का एक्टिविटी स्टेटस है, कौन एम्प्लॉयमेंट है, कौन अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस पीरियड के दौरान देखा जाता है। तो यूजुअल स्टेटस में क्या होता है कि ये 1 साल के लिए, इसमें 365 डेज के लिए एक बंदे का स्टेटस देखा जाता है कि वो एम्प्लॉयड है या नहीं एम्प्लॉयड है। तो इसमें 365 दिन में वो कितने दिन एम्प्लॉयड हुआ, कितने दिन एम्प्लॉयड नहीं हुआ, तो वो स्टेटस वो इसमें से डिसाइड करेंगे। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस का पता चलेगा बंदे का 365 दिन में, ठीक है। तो ये लंबा ड्यूरेशन वाला है, ठीक है। When the activity status is determined on the basis of reference period of 365 days preceding the date of survey. करंट वीकली स्टेटस में क्या होता है, इसमें रेफरेंस पीरियड क्या है, 7 दिन का है, तो इसमें 7 दिन है, ठीक है। तो ये 7 दिन के लिए, 7 दिन में एक बंदे को कितने आवर में जॉब मिला, तो वो उसको बताता है, उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि एक बंदे ने कितने 1 आवर्स भी जॉब किया है या नहीं, वो सब बातें इसमें करंट वीकली स्टेटस में देखा जाता है। प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस है, तो इसमें क्या है, द एक्टिविटी स्टेटस ऑन विच ए पर्सन स्पेंड रिलेटिवली लॉन्ग टाइम, जिसमें से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बंदा, जिसका 2 काम कर रहा है, मतलब कोई एक टीचर है वो पढ़ा भी रहा है, दूसरे में खेत भी जा रहा है, तो उसमें जो मेजर काम है उसका क्या है, वो पढ़ाना है, तो उसका प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसमें देखा जाता है प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि वो खेत में जा रहा है, तो वो क्या है, उसका एग्रीकल्चर क्या है, सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो इसको 30 डेज एक्टिविटी फॉर 30 डेज आउट ऑफ 365 डेज में 30 दिन के लिए भी कोई काम कर रहा है, तो उसमें सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस में चला जाएगा। दैन ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है, वो कौन निकालता है, ये ILO निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो मोर देन 200 मिलियन हो जाएगा, 207 मिलियन के हो जाएगा 2022 के अंदर, ठीक है। एंड एक टर्म है ग्रेट रेजिग्नेशन, तो ये कहता है कि ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है, ये एक टर्म है, वो कहती है कि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल है वो अपनी जॉब छोड़ देंगे कोविड के बाद में। क्यों छोड़ देंगे भैया,
क्योंकि देयर इज़ लो सैलरी है, बर्नआउट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, पुअर एम्प्लॉय बेनिफिट है, तो लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है वो खुद लोग रिजाइन कर जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर जॉब आफ्टर कोविड-19 एज दे लाइफ रिटर्न टू दिस। तो ये ग्रेट रेजिग्नेशन माना गया था, परंतु अभी कैसा हुआ तो है नहीं कुछ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इट इज़ कंडक्टेड बाय लेबर ब्यूरो, इसको लेबर ब्यूरो कंडक्ट कराता है। दिस इज करेक्ट, इसको लेबर ब्यूरो कंडक्ट करवाता है। लेबर ब्यूरो कहाँ पे है, इसका ऑफिस है शिमला में है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है ये, ठीक है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो फ्रॉम डिमांड साइड, सप्लाई साइड दिखा हुआ तो ये गलत है, तो ये एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो देता है वो डिमांड साइड से देता है। एनुअली कराया जाता है, एनुअल क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो फ्रॉम द डिमांड साइड। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स, एम्प्लॉयमेंट अपडेट देता है बोथ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। इसमें ये बताता है उनका स्टेटस के बारे में बताता है। दिस इज करेक्ट है, ये ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों का डाटा बताता है, का स्टेटस बताता है। दिस इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट सर्वे है, इसका नाम क्या है, वही नाम था जो हमने अभी देखा है, क्या है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे या फिर ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। एस्टेब्लिशमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे फैक्ट्री है वो एक काम एस्टेब्लिशमेंट का काम कर रही है, तो ये कंडक्ट कराता है, लेबर ब्यूरो कंडक्ट कराता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर के बाद में इसको डिटेल दी जाती है। लेबर इसमें दोनों बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट का डेटा कलेक्ट किया जाता है। 9 जो है सेक्टर्स उनमें इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये मेजरली नॉन फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन में जो लेबर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ और फाइनेंशियल सर्विस, ये सारे जो 9 सेक्टर हैं इनका डेटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। इसके 2 पार्ट हैं, AQESS के 2 पार्ट हैं, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे के 2 पार्ट हैं। पहला है QES सर्वे, फर्स्ट इज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की फैक्ट्रीज के लिए होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी आ जाएगी, जिसमें मोर देन 10 वर्कर होंगे, जिसमें मोर देन 10 वर्कर होंगे, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर होंगे, उसके लिए क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे होगा। वो किसके लिए हो जाएगा फिर, एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा ये। एंड दूसरा है ऑल एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, AFES, एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इसमें एस्टेब्लिशमेंट के को इंक्लूड किया जाता है। इसमें एम्प्लॉइंग 9 और लेस, तो लेस देन 9 है, लेस देन 9 वर्कर होंगे तो वो क्या हो जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की फर्म को माना जाता है उसमें। वो तो मोर देन 10 वाली है, 10 या 10 से ज़्यादा वाली फर्म है वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की फर्म है। लेस देन 9 है वो वाली है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की फर्म है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑल फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। ऑर्गेनाइज वाले के लिए क्या हो जाएगा, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इसी का 2 पार्ट है, ठीक है। तो 90% है वो वर्क एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या है, आर वर्किंग विद लेस देन 100 वर्कर्स। तो उनमें से क्या है, 90% सर्वे है, 90% फर्म है, उनमें से लेस देन 100 वर्कर्स हैं, यानी कि बहुत छोटी फर्म्स हैं। तो ओवरऑल ऑल पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 29% है, 29 है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक सेंसस है, वो भी डिमांड साइड डेटा देता है। इकोनॉमिक सेंसस हमने देखा था कि वो रेगुलरली नहीं कंडक्ट किया जाता है, तो ये डिमांड साइड स्टेटस के बारे में बताता है, और ये भी क्या है, डिमांड साइड स्टेटस में बताता है। तो ये रेगुलरली कराया जाता है, क्वार्टरली कराया जाता है ये। तो अभी हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज़ अ फिनोमिना वेयर कोई बंदा काम देख रहा होता है, काम खोज रहा होता है, और ही इज़ विलिंग टू वर्क एंड also capable for work and also searching, he is who is capable of working and actively searching for work is unemployment। यानी कि जो काम करने योग्य है और वो काम ढूंढ रहा है वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयड तो जो उसको काम मिला हुआ है वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिलीज करती है, ठीक है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या हो जाएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि वर्कर जितने एम्प्लॉयड हैं, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंट एम्प्लॉयड पर्सन, employed number of employers divided by employed person अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो यानी कि पॉपुलेशन में कितना वर्कर्स है उसको बताएगा ये।
प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या है अनएम्प्लॉयड पर्सन कर दो यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा अनएम्प्लॉयड पर्सन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड। वर्कर रेशियो हमने देख लिया कि यानी कि एम्प्लॉयड कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन। प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड इज यानी कि अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। फिर इसमें एक होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है, तो लेबर फोर्स में क्या है, लेबर फोर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि जो काम सर्च कर रहा है प्लस एम्प्लॉयड पर्सन, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा उस बराबर हो जाएगा लेबर फोर्स के, ठीक है। दूसरा है वर्क फोर्स। क्या है वर्क फोर्स, क्या हो जाएगी 15 से 59 ईयर की एज में जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल इन 15 टू 59 ईयर ऑफ एज दे आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स है दैट इज बिगर देन लेबर फोर्स। तो ये वर्क फोर्स में जो सारे के सारे पीपल इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें चिल्ड्रन है वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट नहीं देख रहे होंगे ना, ठीक है। तो लेबर फोर्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू द पीपल। तो यानी कि जो एम्प्लॉयड पर्सन है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयमेंट रेट। तो पॉपुलेशन यहाँ पे कौन सी ली जा रही है, वो 15 टू 59 ईयर एज वाली। देन एम्प्लॉयमेंट इन इलास्टिसिटी क्या है, ये बताती है परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इंड्यूस्ड बाय चेंज इन जीडीपी। तो परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो ये क्या हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, यानी कि जीडीपी चेंज करने पे कितना एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ है, यानी कि एक्सटेंट टू विच द ग्रोथ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। इट इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप इसमें पढ़ सकते हो, सब डेटा ये बातें बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा बेसिक है, पता होना चाहिए सबको। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा फिर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ द पर्सन अनएम्प्लॉयड अलॉन्ग विद द पर्सन इन द लेबर फोर्स, परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय पर्सन इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कितने हैं, यानी कि परसेंटेज अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड पर्सन प्लस एम्प्लॉयड पर्सन। तो इट इज इक्वल टू दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यानी कि इसमें क्या है अनएम्प्लॉयड पर्सन है डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड पर्सन प्लस एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि जो लेबर फोर्स के में है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा, ठीक। प्रपोर्शन अनएम्प्लॉयड इज डिफरेंट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट रेट से अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन किस में हो जाएगी 15 टू 59 ईयर वाली एज में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो उसमें टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। तो कितने पर्सन को जॉब मिली है कितने को नहीं मिली है दोनों जोड़ दो, उसके बाद में उसके डिवाइड कर दो वर्किंग एज पॉपुलेशन से। ये यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, ये रॉन्ग दिया हुआ है इसमें। वर्किंग एज पॉपुलेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम देख चुके हैं कि यानी कि वर्कर का पॉपुलेशन में कितना रेशियो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। प्रोपोर्शनल अनएम्प्लॉयड इज सिमिलरली उसी से निकालेंगे जिससे वर्कर पॉपुलेशन निकालेंगे। प्रोपोर्शनल अनएम्प्लॉयड कितना होगा, प्रोपोर्शन बताता है ये किसका, टोटल पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयड लोगों का कितना प्रोपोर्शन है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, दैट इज इक्वल टू लेबर फोर्स के बराबर हो जाएगा। लेबर फोर्स के बराबर हो गया ना, ठीक है। वर्किंग फोर्स इज 15 टू 59 वाली वर्क फोर्स हो जाएगी, वर्क फोर्स इज बिगर दैन लेबर फोर्स। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बहुत सारे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो सप्लाई साइड फैक्टर के कारण भी हो सकते हैं, डिमांड साइड फैक्टर के कारण भी हो सकते हैं। सप्लाई साइड के फैक्टर में देखोगे तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है, जब कोई बंदा एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहा था उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। तो यानी कि ये जॉब स्विच करते हैं,
तो ये हमेशा इकोनॉमी में बना रहता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देयर आर चांसेस कि प्रमोशन हो और अच्छी जॉब लग जाए। जैसे कि कोई टीचर है तो उसको क्या बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो उसका क्या है, उस दोनों के बीच में जो गैप होगा तो क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। देन द स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, तब स्ट्रक्चर के कारण जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। तो ये मिसमैच इन जॉब्स के बारे में हो सकता है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, जब एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जब एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज कन्वर्टिंग इनटू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तब क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल की जो इकोनॉमी होगी उनकी क्या होगी, वो लो स्किल पॉपुलेशन होगी, और इसके लिए इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, हमें हाई स्किल पॉपुलेशन चाहिए। तो अभी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में तो हमें और ज़्यादा हाई स्किल चाहिए होगी, तो और ज़्यादा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं। तो लोगों के पास जो डिजिटल लोग स्किल्स हैं, जैसे कि डिजिटल स्किल, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से काम मिल रहा है जिसके कंपेयर में जिसके पास स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इससे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। फिर वेजेस के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, ज्योग्राफी में डिफरेंस होगी तब अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। सीजनल, यानी कि कुछ लोगों को एक सीज़न में काम मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर इज एग्जाम्पल ऑफ सीजनल। दैन वॉलेंट्री है, कुछ लोग जो अपना काम करना नहीं चाहते, वो पीपल जो लोग खुद अपने इच्छा के अनुसार। डिमांड डेफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, जो स्लो डाउन आ जाता है इकोनॉमी में, तब ये आ जाता है, यहाँ के देखते हैं सब। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द वर्कर्स आर आइदर नॉट सीकिंग फॉर द वर्क और आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांजिशन ले रहे हैं, या फिर वर्कर काम ढूंढ ही नहीं रहे, तब उसको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सेकेंड इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ पे वर्कर ढूंढ तो रहे हैं काम, परंतु उनको काम मिल नहीं रहा है, तो क्या है, ये इनवॉलेंट्री हो जाएगा, यानी कि वो उनके बस की बात नहीं है। तीसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में जो जाएगा तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो ये वॉलेंट्री होता है, दिस इज वॉलेंट्री। फ्रिक्शनल वाला है तो इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट प्रिवेल्स इन इकोनॉमी। ये तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि प्रमोशन होने का चांस हमेशा बना रहेगा, एक जॉब से दूसरी जॉब में बीच में बेटर अपॉर्चुनिटी लोग हमेशा खोजते रहेंगे, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में बना रहेगा। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये जो हमारा जो साइकिल होता है इकोनॉमी का, बिजनेस साइकिल बोलते हैं जिसको, यहाँ से बूम होके ग्रो किया, फिर रिसेशन में आएगा, तो रिसेशन में आया, तो रिसेशन आया तब क्या होगा, रिसेशन से क्या है, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज होगी, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, फैक्ट्री वर्कर्स को निकाल देगी, तो अनएम्प्लॉयड होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, तो वो उसके कारण जो साइकिल के कारण आ रहा है, रिसेशन के कारण आ रहा है, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये यहाँ से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इट इज ए ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी एंड स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज ट्रीटेड टू साइकिल, जैसे बिजनेस साइकिल चलता है उसी में है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवॉलेंट्री। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवॉलेंट्री। फ्रिक्शनल वाला क्या है, ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये इकोनॉमी में स्ट्रक्चर के कारण चेंज हो रहा है, उसके कारण ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। इफ इट रेफर टू ए सिचुएशन विच अराइज ड्यू टू द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द स्किल्स हो सकता है, तो ठीक है, उसके कारण। फॉर एग्जांपल, एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी इज ट्रांजिटिंग टू ए कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी इज ए स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। फिर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें कुछ लोगों को सीजनल में रोजगार मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, जैसे कि इसमें जाएंगे तो उसमें जो हरिद्वार में मेले लगते हैं ना, मेले वगैरह लगते हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी काम को करने के लिए दो बंदे की जरूरत होती है, दो बंदे लगे हुए हैं किसी काम को करने में, तो उस काम को करने में मैं 4 लोग लगा दूँ, 4 बंदे लगा दूँ, तो भी वो काम तो उतना ही करेंगे ना। एक ही काम है, एक को काम को करने में 2 ही बंदों की ज़रूरत है, 2 बंदे एक काम को कर सकते हैं, तो उसमें मैं 4 बंदे लगा दूँ तो 2 एक्स्ट्रा होंगे, तो 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं, वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी 2 बंदे एक्स्ट्रा की, उनकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फिर। तो ये एग्रीकल्चर में मोस्टली देखा जाता है, सारे लोग हैं घर में जिसको रोजगार नहीं मिला है वो जाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन टू मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली। प्रोडक्शन डज नॉट सफर, इसमें प्रोडक्शन सफर नहीं करेगा, 2 लोगों को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ सम द की पॉइंट इज, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज 0, ठीक है, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपने एजुकेशन तो ले रखी है प्रोफेसर बनने की,
पर आप काम कर रहे हो चपरासी का, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड हो आप विद रिस्पेक्ट टू द स्किल्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ये हमारे इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन unemployment in economy. Underemployment is a situation where in which the people with a higher level of skill are employed in a less productive job. It is simply means that the labor force of the economy is not fully utilized as per their skill and experience. यानी कि वो प्रोफेसर के काम में जो उसकी स्किल थी वो हम किसी और काम के लिए यूज कर रहे हैं। फिर एक्टिविटी स्टेटस ये हम देख चुके हैं, यूजुअल स्टेटस 365 डेज में वो कितना काम कर रहा है, तो एक्टिविटी स्टेटस है, इसको यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। दैन करंट वीकली स्टेटस वाला देखा है, यानी कि हफ्ते में कितने 7 दिन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैन करंट डेली स्टेटस वाला भी देख चुके हैं। करंट डेली स्टेटस से हमें किसको पता चलेगा, ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलेगा, उसमें हर एक दिन में कितना बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सारा करंट इसमें आ जाएगा डेली स्टेटस वाले में। आप इसको रोक के पॉज करके एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैंने पहले समझा दिया, पढ़ सकते हो इसको। ये करंट वीकली स्टेटस वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। एंड ये वाला इसको इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट caused due to the workers living far from a region and are unable to move in the location where the jobs are available is example of, यानी कि जैसे ही हमें घर में ही रहना है, हमें बहुत दूर गांव में रहते हैं और हमें गांव से मान लेते हैं दिल्ली जाके जॉब कर ले, तो जॉब नहीं करना चाहते कि हम गांव में ही रहेंगे, तो वो टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, सी फॉर कैलकाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनएम्प्लॉयमेंट काज्ड ड्यू टू द वर्कर्स लैकिंग द रिक्वायर्ड जॉब स्किल, यानी कि स्किल मिसमैच हो रहा है, तो ये किस तरह का है, अभी देख चुके हैं हम, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, बी फॉर बॉम्बे। तो नेक्स्ट इज इन ए कंट्री जॉब्स आर अवेलेबल, जॉब्स अवेलेबल हैं बट स्टिल पीपल आर अनएम्प्लॉयड as there is a serious mismatch between what company need and what workers can offer. So this is a kind of structural employment. Structural unemployment का एग्जाम्पल है ये, हम अभी देख चुके हैं। तो structural unemployment occur from number of reason where workers are lacking the required job skill, where change in government policy और change in technology हो जाए, जहाँ से चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि कोई किस पे काम कर रहा था, पेज पे लिख रहा था, कॉपी पे लिखता, सेक्रेटरी पहले वाले कॉपी पे लिखे होते, आज के सेक्रेटरी को डिजिटल होना पड़ेगा, कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। दे मे लिव फार फ्रॉम ए रीजन वेयर द जॉब्स आर अवेलेबल बट आर अनेबल टू मूव देयर, तो सिंपली अनविलिंग टू वर्कर्स बिकॉज एग्जिस्टिंग वेजेस आर टू लो। तो ये सारा एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, यही पूछे जाते हैं बार बार। So while jobs are available, there is a serious mismatch. Jobs available हैं between the company, what company needs and the worker can offer. तो structural unemployment exists when there is a jobs available and people are willing to work, but there is not sufficient number of people qualified to fill the vacant job. तो next question is a person has left his current job and is looking for another job. ये किसका है एग्जाम्पल है, सोचो, हम देख चुके हैं, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, सी फॉर कैलकाटा। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन द पीपल मूव बिटवीन द जॉब, कैरियर और लोकेशन, और पीपल एंटरिंग और एग्जिटिंग द लेबर फोर्स और वर्कर्स और एंड एम्प्लॉयज हैविंग इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली पीपल फर्स्ट लीव द जॉब एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट ए न्यू जॉब अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस एंड दिस प्रोसेस टेक सम टाइम टू अप्लाई टू द नो जॉब्स। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है इसको, बिकॉज दे आर ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, एक से दूसरी जॉब में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसके कारण ये ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमेशा इकोनॉमी में बना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ऑटो वर्कर इन गुड़गांव लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द कंपनी रिलोकेट द प्लांट टू अनदर कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दे तो भी क्या है, वो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंज हो गया है, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। This kind of the job because of the economy is facing fundamental or structural changes. Next question is in case of disguised unemployment, हमने देखा था 2 वर्कर की जरूरत है, वहाँ पे 4 काम कर रहे हैं। Which of the following will help to marginal productivity of capital will be 0. Marginal productivity of capital क्या 0 होगी, कैपिटल की थोड़ी 0 होगी, लेबर की 0 होगी,
प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी लेस, लेबर विल बी लेस, दिस इज करेक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और ज़्यादा कैपिटल लगा दोगे तो वो और ज़्यादा काम करेंगे ना, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी जीरो होगी, लेबर विल बी जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फेसिंग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो बिजनेस साइकिल में अप डाउन आते रहते हैं उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इट मे लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये हमने देखा था कि डिफ्लेशन के कारण आता है जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है तब, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इट मे लीड टू डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, दिस इज करेक्ट, ये हम देख चुके हैं। इट कैन बी टेकल थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ज़्यादा मनी देंगे तो जिसके कारण डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्री काम करेगी, फैक्ट्री काम करेगी तो लोगों को ज़्यादा जॉब देगी, दिस इज करेक्ट। थर्ड है इट कैन बी टेकल थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगेन सेम, दिस इज आल्सो करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो व्हेन एन इकोनॉमी स्लो डाउन और इन रिसेशन देन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी डिक्रीजेज, ये सब हम बातें देख चुके हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आप प्रोफेसर की जॉब के लिए काबिल हो लेकिन आप काम कर रहे हो चपरासी का, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है वर्कर इन ए जॉब दैट आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर स्किल्स, दिस इज करेक्ट, वर्कर इन ए जॉब दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर स्किल, वर्कर इन लो पेइंग जॉब्स होंगे एज रिलेटेड टू देयर स्किल्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड कहता है द पार्ट टाइम वर्कर प्रेफरिंग द फुल टाइम जॉब, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज लो, यानी कि प्रोफेसर चपरासी का काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो कम ही होगी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच वर्कर इज एम्प्लॉयमेंट, आप पढ़ सकते हो, हमने कितनी बार डिस्कस लिया अब इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है ये, तो इट इज कैलकुलेटेड एडिशनल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की टर्म में कैलकुलेट किया जाता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, एडिशनल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है, तो वो साइकिल देखोगे, मोर्टेलिटी रेट है वो कम होती है, ये जो गैप है मोर्टेलिटी रेट होती है ये, ठीक है, नीचे वाले बर्थ रेट होती है, दिस इज द पॉपुलेशन, ये वाला सारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से आता है ये, इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ डिविडेंड और बेनिफिट दैट ए कंट्री डिराइव्स बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंज, यानी कि पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा है उसके कारण जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलर को इंक्रीज होगा, जैसे कि यंगर पॉपुलेशन है तो उसमें ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन एडिशनल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की टर्म में मेजर किया जाता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इट इज़ ए परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये इसका उल्टा स्टेटमेंट है ना, तो ये इसका हमने देखा परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी इज इक्वल टू द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, ये उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी दैन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी में बी लो, दिस इज करेक्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट के कारण हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम हो सकती है, दिस इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बाकी आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग असीम, द टर्म असीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, असीम क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत स्किल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई स्किल मैचिंग प्लेटफॉर्म है, या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू मैप द स्किल ऑफ वर्कर विद द जॉब्स, डी फॉर कलकत्ता है, ये लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था जब वर्कर्स अपने घर पे गए थे, माइग्रेंट लेबर्स जब कोविड के कारण घर पे गए थे उनको जॉब्स प्रोवाइड कराने के लिए, अपने नेबरहुड में जॉब प्रोवाइड कराने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इट इज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 2020 में। तो यहाँ पे ये जॉब प्रोवाइड करती हैं, ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अपने नेबरहुड में उनका जो स्किल का मैप किया जाता है, इंडस्ट्री को कौन सी स्किल की जरूरत पड़ रही है, कौन से लेबर उस एरिया में अवेलेबल है या नहीं, ये उसको बताएगा। तो यहाँ पे ये रीजन और लोकल इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करने में हेल्प करता है।
तो अदर जो स्किल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ के लिए है वो कौन से हैं? प्रधानमंत्री युवा योजना है, स्किल लॉन्च स्कीम है, असीम पोर्टल है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मैपिंग, ठीक है। दैन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, दैन स्किल इंडिया मिशन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास कौशल्य योजना है, दैन श्रेयस प्रोग्राम है, श्रेयस किससे रिलेटेड है? स्किल डेवलपमेंट से हैं, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटाइज एंड स्किलिंग। तो ये सारी स्कीम आप अपने से डिटेल में पढ़ लीजिए। जन शिक्षण संस्थान है, जन शिक्षण संस्थान होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं। एक इनिशिएटिव है गोल है, गोल ये किस किस का इनिशिएटिव है? ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, प्लस उसमें फेसबुक मिलके क्या है? फेसबुक मिलकर ट्राइबल पॉपुलेशन को लीडरशिप स्किल्स सिखा रही है टू इन द एरियाज लाइक आर्ट कल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। इस एरिया में ये प्रोग्राम है गोल इज गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। इसमें ये उनको ऑनलाइन मार्केटिंग करना सिखाएगी इसमें ट्राइबल पॉपुलेशंस को। दैन अगला है वो स्मार्ट प्रोग्राम है। स्मार्ट क्या है? स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। एक IT बेस्ड प्लेटफॉर्म है दैट एम्स टू एनालाइज द एफर्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर का एफर्ट है उनको एक साथ में लेके इसको बेटर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव बनाया जा सके। तो इसका स्मार्ट क्या है? स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स का उनका एक्रीडिटेशन किया जाएगा। दैन संकल्प प्रोग्राम है, दैन इट इज स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज लाइवलीहुड फॉर नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, ये आप देख लीजिए। दैन इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव शॉर्ट टर्म स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। दैन देयर इज ए स्ट्राइव प्रोग्राम है, इसमें ITI वर्कर की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा। दैन स्किल स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन्हांसमेंट स्ट्राइव इसकी फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसमें ITI जो पास आउट होंगे उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पास आउट होंगे उनकी जो स्किल है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। दैन DG सक्षम है, नेक्स्ट स्कीम है वो DG सक्षम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है। यहाँ पे वो क्या है? इन्हांसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ रूरल यूथ बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल को पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पे आप नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ से इसको प्रोवाइड कराया जाएगी। तो ये DG सक्षम किसका हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है, ठीक है। बाकी वाली स्कीम किसकी थी? वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की। अलग अलग कौन सी मिनिस्ट्री है ये देख लेना आप। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, इम्पैक्ट बॉन्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, अलाउ किए गए थे, NSDC ने लॉन्च किए थे। वो किसने अलाउ किए थे? स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इम्पैक्ट देखा जाता है, आउटकम देखा जाता है कि इसको मिला जाता है या नहीं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेशनल अप्रेंटाइज ट्रेनिंग स्कीम है, ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। नेशनल अप्रेंटाइज ट्रेनिंग स्कीम इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये 1 ईयर प्रोग्राम है जहाँ पे टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा और स्किल दिया जाएगा। ये 5 ईयर के लिए वैलिड है ये प्रोग्राम। नेशनल अप्रेंटाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 साल के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, जहाँ पे टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ्स हैं जो कि BTech करके वगैरह बैठे हैं उनको क्या है ये बताया जाएगा। देन रेल कौशल विकास योजना है, तो इसमें 4 ट्रेड्स है रेल की, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, फिटर है। उनमें 10वीं पास लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने का? 50,000 ट्रेनिंग अवर इन 3 साल में इसको टारगेट रखा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक हिस्सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की स्कीम है रेल कौशल विकास योजना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल किसका है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ई श्रम पोर्टल। तो इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट का है, दिस इज करेक्ट है। It is for organized as well as unorganized sector. No, this is only for unorganized sector के लिए, वर्कर के लिए है। ये unorganized sector के लिए वर्कर का डाटाबेस होगा, ये नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इंश्योरेंस कवर इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स रजिस्टर्ड इन पोर्टल। तो इसमें 2 लाख की इंश्योरेंस दी जाती है डेथ के केस में। डेथ के केस में 2 लाख की इंश्योरेंस है और 1.5 लाख की है इन केस ऑफ डिसेबिलिटी हो जाएगी तो उसके केस में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए डेथ के केस में मिलेंगे। ये जो इनको इंश्योरेंस मिलती है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उससे मिलेगी, सुरक्षा बीमा योजना से ये इनको इंश्योरेंस मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसमें क्रिएटिंग ए नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का नेशनल डेटाबेस बना रहे हैं जिनको आधार से लिंक किया जाएगा, ठीक है। आधार से लिंक किया जाएगा तो यहाँ से वो कहीं पे भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को बेनिफिट मिलेगा तो वहाँ से ये अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें से एक 12 डिजिट यूनिक नंबर दिया जाएगा, यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जो कि परमानेंट होगा, हर एक लेबर को दिया जाएगा एंड विच विल जो पूरे कंट्री में वैलिड होगा, वैलिड थ्रू आउट द कंट्री। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो यूनिक यूनिवर्सल
अकाउंट नंबर होगा वो इसमें वैलिड होगा। यहाँ पे उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, वो वहाँ से अवेल कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे जो रजिस्टर कर सकते हैं ये टोटली फ्री ऑफ वर्कर्स है। एंड 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, ये हमने देख लिया है। 1 लाख की पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है, ठीक है, 1.5 नहीं है, ये 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख की पार्शियल डिसेबिलिटी कवर मिलेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वर्कर के लिए। यहाँ पे ये रजिस्टर कहाँ पे कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन तो इनका फ्री है, ये लेबर मिनिस्ट्री के साथ कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन इनसे भी ये प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। दैन ई श्रम पोर्टल है, ये है, हमने देख लिया। नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 97% ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर विल बी कवर, 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें कवर किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर है, स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक वर्कर मैन है, मिल्क मैन है, ट्रक ड्राइवर है, फिशरमैन है, एग्रीकल्चर वर्कर है, ये सारे क्या हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, वो इसमें कवर किए जाएंगे। तो नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मेजर्ड एज ए परसेंटेज। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो मेजर किया जाता है प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इट इज परसेंटेज ऑफ प्रीमियम टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। दिस स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इंश्योरेंस डेंसिटी है, इट इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ प्रीमियम टू टोटल पॉपुलेशन, यानी कि आप कितना प्रीमियम दे रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। प्रीमियम किस में है, डॉलर में है, अपॉन में पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, तो ये इंश्योरेंस डेंसिटी को बताता है। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो 3 पॉइंट समथिंग है और पॉपुलेशन डेंसिटी ये इंश्योरेंस डेंसिटी है वो 72 के करीब है, $78 के करीब है। तो इट इज़ लेस देन 100 है एंड वर्ल्ड वाइज 800 के करीब है, ये हम देखते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा। ये आपको पता होनी चाहिए दोनों टर्म्स, यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन is measuring insurance premium with respect to GDP, while as insurance density is measuring insurance with respect to the population. तो इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है, 3.76% है। ग्लोबली कितना है, 7.26% है। इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है हमारी, $78 है। वर्ल्ड वाइड कितने हैं, $818 है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज LIC लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड इज मिड 1950s। तो LIC एस्टेब्लिश की गई थी 1956 में, तभी इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, तो इस नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। दिस इज करेक्ट, 1956 में हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहता है LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका IPO आया है अभी, वो दाम गिरा है। तो LIC और IPO दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिए। LIC वाज एस्टेब्लिश्ड इन अर्ली 1960s, ये 1956 में एस्टेब्लिश हो गई थी ना, तो 1960 में तो हो गया नहीं, इट इज़ रॉन्ग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है। तो LIC को बनाया गया था 245 जो इंश्योरेंस फर्म थी, इंश्योरेंस फर्म का मर्जर के बाद में इसको बनाया गया था। इसमें से क्या है, कुछ एक 20-25 इसमें क्या है फॉरेन इंश्योरेंस फर्म भी इंक्लूडेड थी। तो इन सबको मर्ज करते हुए ये एंटिटी बनाई गई थी LIC। तो LIC प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइफ रिस्क। जनरल इंश्योरेंस इज ए जनरल टर्म है। जनरल इंश्योरेंस क्या होती है, जनरल टर्म यूज फॉर ऑल द इंश्योरेंस। जैसे कि लिए हमें कार के लिए इंश्योरेंस है, अदर देन थेफ्ट के लिए है, सर एक्सीडेंट से इंश्योरेंस है, ठीक है। LIC 1956 में LIC को एस्टेब्लिश किया गया था एंड तो इसमें बहुत सारी 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर को मर्ज किया गया था। और जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो ओपन कब कर दिया गया था, लेट 90s में इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। लेट 90s में इंश्योरेंस सेक्टर को LPG रिफॉर्म आए थे, तभी इसको लिबरलाइज किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, GIC जनरल इंश्योरेंस सेक्टर। दिस सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड इन 1970। क्या ये नेशनलाइज किया गया था 1970 में? तो GIC कब एस्टेब्लिश हुआ था ये बताइए आप, सोचिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी कब नेशनलाइज की गई थी? 1972 में इसको नेशनलाइज किया गया था। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको किया गया था, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको नेशनलाइज किया गया था। दिस सेक्टर वाज नेशनलाइज इन 1970, दिस इज करेक्ट। दिस सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड इन 1990s, गलत है। 2000 में मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे एडा को एस्टेब्लिश किया गया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 2000 में जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर था उसको क्या है, लिबरलाइज किया गया था। तो एडा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में ही इसको लिबरलाइज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। एडा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे एडा को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड।
सी फॉर कैलकाटा। तो मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे ईडा एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडा इज टू प्रमोट द कंपटीशन इन दिस सेक्टर, ठीक है, कंज्यूमर का भी ध्यान रखती है, उनका सबको करती है। तो ईडा ओपन द मार्केट इन अगस्त 2020 के अंदर इसको मार्केट को ओपन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, ये क्या होती है? जिसमें ये वो फर्टिलिटी होती है जिसमें से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पूरी तरह से कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। यानी कि दो माँ बाप है तो उनका दो ही बच्चे हों, फिर उनके आगे दो बच्चे हों, तो आइडली इट शुड बी 2.1 होनी चाहिए थी, परंतु ये 2.1 होती है, 2.1 माना जाता है इसको। आइडली 2 होनी चाहिए थी, परंतु ये होती है 2.1, क्योंकि कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, तो ठीक है, तो सेक्स रेशियो भी स्क्यूड हो सकता है। इट इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच द पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। दिस इज आंसर सी फॉर कलकत्ता। तो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का वो 2.1 से कितना हो गया है, नीचे चला गया है, 2.0 हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नीचे चला गया है इससे रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से। तो इट हैज़ डिक्लाइंड, इंडिया का जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंडिया का TFR है, इट हैज़ डिक्लाइंड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। दिस इज करेक्ट है, इट हैज़ डिक्लाइंड 2.0 हो गया है। तो सिंस इट हैज़ गॉन डाउन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, द पॉपुलेशन विल स्टॉप इंक्रीजिंग। स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि पॉपुलेशन अभी क्या है, इससे नीचे चला गया तो इसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। ये गलत बात है ना, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी क्योंकि हमारा बेस बहुत ज़्यादा है, अभी बेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण पॉपुलेशन अभी इंक्रीज होगा, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद में डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज ए डिफाइंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू ईच वुमेन इफ शी वर टू अलाइव एट द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। ये सबको पता होता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए अपने से। दैन पॉपुलेशन मोमेंटम के कारण पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कंटिन्यूड राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, ठीक है। तो हेड काउंट रेशियो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेड काउंट रेशियो। तो इट इज ए नंबर ऑफ द पुअर पीपल एस्टिमेटेड बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आंसर हो गया इसका ए फॉर कैलकाटा। When the number of the poor is estimated as a proportion of the people below the poverty line, it the number of the people is below the proportional of this line is poverty line से कितने number of people है वो उसको head count ratio को represent करते हैं। Head count ratio is proportion of the population that exists or lives below the poverty line। इंडिया के अंदर poverty line कितनी है? 21.9% है। तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे, रंगारंजन कमेटी ने कुछ और दिया था। बाकी पॉवर्टी में बहुत सारा पढ़ना है, वो हम इस लेक्चर में नहीं कर रहे। तो द वेजेज रेट ऑफ अमजी नरेगा के वेजेज रेट हैं वो किससे इंडेक्स किए गए हैं? ये इंडेक्स किए गए हैं CPI एग्रीकल्चरल लेबर से। CPI एग्रीकल्चरल लेबर से इसको इंडेक्स किया गया है। CPI एग्रीकल्चर लेबर का जो बेस ईयर है हमने देखा था 1985-86 है, 1985। इसको CPI रूरल लेबर की मांग चल रही है, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, हमने पढ़ा था कमेटी कौन सी थी वो आप बताइएगा मेरे को। इसका आंसर ए फॉर आगरा है, ये आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। दैन अभी 4 लेबर कोड आए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सी जानकारी है, उन पर क्वेश्चन आएंगे। तो लेबर कोड, पहला लेबर कोड है वो लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है। लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है? बहुत सारे लॉज है, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट 1906 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। इन सब को मर्ज करके एक इंडस्ट्रियल लेबर कोड बनाया गया है, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि लेबर का और अपने मालिक का उसके साथ में जो रिलेशन है उसको देखेगा। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है, इसमें ये ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, ये सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या है, हायरिंग एंड फायरिंग को ईजी कर दिया गया है, एंड इसके कारण इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है उसको लीगल बैकिंग दे दी गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है वो, ये कंपनी के पेरोल में जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं होते हैं, एज ए काइंड ऑफ उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, जॉब देने वाला यानी कि कंपनी और वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें 1 साल का जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट का। तो 1 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, फिक्स टर्म वालों को 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, फिर उसको क्या है तुरंत फायर कर सकते हैं, उनको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको फायर करने के लिए, यानी कि उनको हटाने के लिए, कोई भी एग्जिट करने के लिए उनको नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है इसको, कंपनी को क्या है, लेबर प्रोवाइड करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर होता है। फिक्स टर्म वाला है वो कंपनी के पेरोल पे होते हैं, कंपनी उनको पे करती है, और फिक्स टर्म वाले में कोई कॉन्ट्रैक्टर का लेना देना नहीं है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी साइन किया गया है। तो इसमें क्या है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर
लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसमें क्या है, देयर इज ए वो कंपनी के पेरोल पे नहीं होंगे और कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो उसका कंपनी का लेन देन होगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया ये सब कुछ। हायरिंग एंड फायरिंग लॉ ईज कर दिए गए थे। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को इसने लीगल बैकिंग दे दी है, किसने, लेबर अकॉर्ड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन ने। नॉर्म्स हैज़ बिन टाइटन फॉर फॉर्मिंग द यूनियन, यूनियन से रिलेटेड नॉर्म्स है उनको भी टाइटन किया गया है। इसमें सोल यूनियन भी डिफाइन किया गया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सेकेंड कोड है वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पे है। तो इसने नो लेबर से रिलेटेड लॉज हैं उनको सबज्यूम किया था, लाइक एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1927, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इन सब को सबज्यूम करके एक नया कोड बनाया गया, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो इसमें ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा किस किस को, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। गिग वर्कर होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी फंड भी बनाया जाएगा। दान थर्ड है वो लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के लिए है। इसने 13 लेबर लॉ को सबज्यूम किया है रिगार्डिंग, तो इट इज़ ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की हमें क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, हजार्डियस इंडस्ट्री हो उसमें जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हजार्डियस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कोड बनाया गया है, किसको एम्प्लॉयमेंट देना है उसमें हजार्डियस इंडस्ट्री में, किसको नहीं देना है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, वो सब इसमें दिया गया है। इसमें 13 लेबर लॉज सबज्यूम किए गए हैं, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन एक्ट 1951, माइंस एक्ट, ये सारा इसमें सबज्यूम कर लिए गए हैं। इसमें यूनिफॉर्म प्रोविज़न दिया गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाले, इसमें मैन और वुमेन को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें फिक्स टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड वुमेन को एक यूनिफॉर्म प्रोविजंस लगाए जाएंगे, सब पे सेम प्रोविजन लगेंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सच एज फैक्ट्री, माइंस है, उनके लिए कुछ के लिए स्पेशल प्रोविजन भी होंगे। तो ये सब हमने देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा फिक्स टर्म एम्प्लॉय क्या होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय वो होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट अंडर द रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है फिक्स टर्म वाले में, एंड दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉय होते हैं वो पेरोल होते एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फर्म या कंपनी के पेरोल पे होते हैं। ठीक है, उनको फिक्स टर्म के लिए होते हैं, यानी कि जनरली 1 साल के लिए होते हैं, और इनको हटाने के लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है फिक्स टर्म एम्प्लॉयड को। इनका नेचर ऑफ वर्क स्पेसिफाइड नहीं होता है। दैन परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या है, वो एम्प्लॉयड दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड अंडर ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, वो पेरोल पे भी होते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय को हटाओगे तो आपको नोटिस की जरूरत देनी पड़ेगी। ठीक है, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन देना पड़ेगा। तो दे आर हायर्ड फॉर रूटीन वर्क के लिए हायर करते हैं। दैन कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर से हायर किए जाते हैं। तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं जो इनको पे करती है, एंड दे आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, या कंपनी के पेरोल पे नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एंड दिस इज इनमें कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो टर्म के साथ साइन करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज प्रोहिबिटेड, एम्प्लॉयमेंट में भी प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस, जहाँ पे वर्क है वो रूटीन रेगुलर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इज गिग वर्कर, हमने देखा है अभी। गिग वर्कर क्या होते हैं, इन जनरल गिग वर्कर आर दोज इंगेज इन आवरली और पार्ट टाइम जो काम करते हैं उनको गिग वर्कर बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कैटरिंग से जो कैटरिंग में काम कर सकता है यहाँ से पार्ट टाइम में, या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम कर सकता है पार्ट टाइम, वो उसका पार्ट हो सकती है। इट इज़ यूजुअली टेम्परेरी होता है, ये गिग वर्कर इज टेम्परेरी एंड कंप्लीटेड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम में वो काम पूरा हो जाता है। तो इट इज़ नॉन स्टैंडर्ड वर्क और इंगेजमेंट होता है विद द एम्प्लॉयर्स एंड शेयर नॉन ट्रेडिशनल का रिलेशनशिप है। इसमें जो सोशल सिक्योरिटी है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर इसको डिफाइन किया गया है गिग वर्कर को, क्योंकि इसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये पर्सन वो पर्सन होगा हु परफॉर्म्स द वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट और अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ए ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। इसमें आते हैं फ्रीलांसर है, जैसे कि कॉन्टीजेंट वर्क है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इवन ए प्रोफेसर हूँ कैन जो पार्ट टाइम काम करता है, टीचिंग करता है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, गिग वर्कर की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। देन प्लेटफॉर्म वर्कर है, जैसे कि जो है ओला है, उबर है, उनके साथ जो ड्राइवर काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म वर्कर का काम कर रहे हैं। तो वर्कर, तो इसमें क्या है, ये जो फर्म क्या है वो प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विस दे रही है, ओला है, उबर है, वो क्या है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विस दे रही है। उनके जो एम्प्लॉय हैं वो उसमें प्लेटफॉर्म वर्कर में काउंट होंगे। दे आर अगेन आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने इनको भी क्या है, सोशल सिक्योरिटी देने की बात की है। The next issue is consider the following statement regarding the newly enacted code on wages 2019 एक्ट का वेज किया गया है। तो ये कहता है कि देयर विल बी, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है देयर विल बी स्टेचुटरी मिनिमम फ्लोर वेजेस होगा, यानी कि इससे आप इस फ्लोर वेजेस स्टेचुटरी मिनिमम या फिर फ्लोर वेज, इससे आप कम
वेज नहीं दे सकते। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी ये, जैसे मान लेते हैं 250 रुपये फिक्स, 150 रुपये फिक्स कर दिया सेंट्रल, और मिनिमम फ्लोर वेज फिक्स कर दिया, तो उससे नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इससे नीचे लोन नहीं, ये वेजेस नहीं डिक्लेयर कर सकती। विच विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ दी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये मिनिमम वेजेज है, मिनिमम स्टेचुटरी वेजेज है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड कहता है दिस कोड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अमजिनरेगा वेजेज, तो ये अमजिनरेगा वाले के केस में नहीं एप्लीकेबल होगा। दिस इज करेक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमजिनरेगा के लिए काम नहीं करेगा। अमजिनरेगा का हमने अभी देखा है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर से लिंक्ड होते हैं उनके वेजेस, तो उनके लिए तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो कोड ऑन वेजेस 2019 में है, इसने 4 लॉज सब्ज्यूम किए थे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो इसमें जो कितने आपको वेजेस मिल रहे हैं वो बताए गए हैं, वो सारे एक्ट हैं उससे रिलेटेड वाले इसमें सब्ज्यूम कर लिए गए हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1975, ये 4 आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, 1965 वाला बोनस वाला एंड इक्वल रिम्यूनरेशन वाला, ये सारे इसमें मर्ज कर दिए गए थे। यहाँ पे एक नेशनल फ्लोर प्राइस डिसाइड किया जाएगा, जो कि स्टेचुटरी मिनिमम वेजेस बोला जाएगा, उससे नीचे आप नहीं दे सकते। तो 25% ऑफ द मिनिमम वेजेस है, उसमें क्या है, वर्कर की जो फैमिली है उसका एजुकेशन एक्सपेंडिचर भी मिनिमम वेजेस में काउंट किया जाएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसमें 3 फैमिली का परिवार का है, उसका खर्चे को ध्यान में रखते हुए इसको डिसाइड किया जाएगा। एंड अलग अलग ज्योग्राफी के लिए अलग अलग है, एरियाज़ के लिए स्किल वर्कर अलग अलग स्किल के काम के लिए अलग अलग वेजेस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये आया है। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है परमिशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू क्लोज ए फैक्ट्री इफ द नंबर ऑफ द वर्कर आर लेस देन 300 से है 300 से कम लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की, उनको निकालने के, अपना काम बंद करने के लिए। क्लोज ए फैक्ट्री, क्लोजिंग फैक्ट्री क्या है उसमें, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में किसका रिलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे वर्कर और जो ओनर है उनका रिलेशन के बारे में जनरली बात होती है, वर्कर यूनियंस है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट कहता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो हम अभी देख चुके हैं, हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्रीज, दिस इज आल्सो करेक्ट है, ये सभी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो इसमें नेगोशिएशन यूनियन होती है, इसमें यूनियंस होती है ना, तो उनमें इसको टाइट किया गया था, नेगोशिएटिंग यूनियन बनाया जाएगा। तो नेगोशिएटिंग यूनियन एक ही नेगोशिएटिंग यूनियन होगी जिसमें से क्या है मोर देन 51% जिसके पास में वर्कर रजिस्टर्ड होंगे, 51% के करीब, मोर देन 51% वर्कर जिसमें रजिस्टर होंगे वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगी, जिसका स्टेटस दिया जाएगा, उसी के साथ वर्कर जो है मालिक है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है। और यदि ये ऐसा कोई नहीं है तो इसमें जो कम से कम 20 वाली है, जिस एटलीस्ट 20% है, वो उसको में माना जाएगा। इसमें ट्राइब्यूनल फॉर डिस्प्यूट्स के लिए, सेटलमेंट के लिए ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, जिसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, ठीक है। तो इसमें 45 दिनों में डिस्प्यूट को एडजुकेट करना पड़ेगा इसको। इसके लिए रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा, क्योंकि 1 साल के बाद क्या है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें 1 साल बाद कोई रीस्किल की जरूरत पड़ेगी, हटा दिया गया तो उसको नए जॉब ढूंढने के लिए क्या है नई स्किल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको फायर कर दिया जाता है, तो रीस्किलिंग फंड भी इसके अंदर बनाया गया है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये कहता है इसमें हम देख चुके हैं सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए, दिस इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एग्रीगेटर, यानी कि जो एग्रीगेटर है विल हैव टू कंट्रीब्यूट अ स्मॉल पोर्शन देयर टर्नओवर विच विल यूज टू पे द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, यानी कि एग्रीगेटर जो है, जो कंपनी है प्लेटफॉर्म में, वो उसको पे करेगी, ठीक है। तो इसमें दिस इज करेक्ट अगेन, दिस इज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ये हम देख चुके हैं पहले ही। सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एप्लीकेबल होगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टू एनी एस्टेब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो इसमें क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, गिग वर्कर को भी दी जाएगी, प्लेटफॉर्म वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा फंड बनाएगी, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बनाएगी, ठीक है। इसमें आधार इसमें सीड कराया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें से क्या है गिग वर्कर के भी मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, फिर एक डायरेक्टर जनरल ESIC है वो भी मेंबर होगा, ये सब आप देख सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। उसके अलावा एग्रीगेटर भी करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड, यानी कि हजार्डियस इंडस्ट्रीज वाला है उसमें, या फिर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, जैसे कि महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए प्रोविजन है या नहीं, सारा जो करियर फैसिलिटी वगैरह वगैरह है। तो ये कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट एक वर्कर को डिफाइन करती है, इज वन हुज वेजेस डज नॉट एक्सीड, जिसके वेजेस है वो 18,000 रुपये से कम है, मंथली वेजेस हैं, वो क्या है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर माना जाएगा, दिस इज करेक्ट है।
जिसके वेजेस 18,000 रुपये से कम होंगे उसको माना जाएगा, ठीक है। दैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन हैज़ बिन अलाउड इन ऑल द एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल द टाइप ऑफ द वर्क एंड द नाइट शिफ्ट आल्सो। तो सारी एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज नाइट शिफ्ट में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट अलाउ कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड के अंदर 2020 के अंदर। तो सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्ट्री, इसमें दो प्रकार की थ्रेशोल्ड फॉर कवरेज ऑफ फैक्ट्रीज होगी। इसमें एक फैक्ट्री होगी जिसमें 20 वर्कर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं पावर से, दूसरा है ये एप्लीकेबल होगा उन फैक्ट्रीज़ के लिए जिसमें से मिनिमम 20 वर्कर काम कर रहे होंगे, पावर से जो फैक्ट्री चल रही होगी 40 वर्कर्स जिसमें काम कर रहे होंगे, जिसमें विदाउट पावर वाली फैक्ट्री होगी उसमें 40 लोग काम कर रहे होंगे। तब इसमें जो हजार्डस एक्टिविटी है उनके लिए सारे के सारे वो इस कोड के अंदर आएंगे। हजार्डस एक्टिविटी का कोई ऑपरेशन कर रही है कंपनी तो वो सारे कंपनी इस कोड के अंदर आएगी, ठीक है। और बाकी हमने ऊपर देख लिया है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स उसमें मे अप्लाई विल अप्लाई, ठीक है। तो कोई जिसमें से 50 वर्कर है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखा गया है तो उसमें 50 वर्कर होने चाहिए, ठीक है। इसमें डेली आवर लिमिट फिक्स की गई है हजार्डस इंडस्ट्री में, कितनी है 8 आवर पर डे। तो 8 आवर पर डे इसमें डेली लिमिट फिक्स की गई है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इवन इन नाइट शिफ्ट हैज़ बिन अलाउड अंडर इट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो नई इंडस्ट्री को, नई फैक्ट्री को इसमें से ही क्या है स्टेटस दे सकती है, इसका एग्जाम्प्ट कर सकती है। ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मोर ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इसको कोड को एग्जाम्प्ट कर सकती है। यूपी गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट्रीज़ के लिए किया भी था, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल सेंसस इज कंडक्टेड बाय, ये हम देख चुके हैं कौन कंडक्ट करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर कंडक्ट करता है। 2011 वाला 2020 वाला सेंसस होगा वो क्या होगा, डिजिटल सेंसस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम यूज सर्वे, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द, कौन सी एजेंसी इनमें से टाइम यूज सर्वे कंडक्ट कराती है। इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो रंगारंजन कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश किया गया था, वो कंडक्ट कराता है टाइम यूज सर्वे। टाइम यूज़ है यानी कि लोग अपना कितना टाइम है किसमें एजुकेशन में यूज़ करते हैं, पढ़ने में कितना टाइम लगा रहे हैं लोग, अपना अदर टाइम है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लगा रहे हैं लोग, स्किल में कितना लगा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सारा डाटा उसमें इकट्ठा किया जाता है नेशनल एजेंसियों के द्वारा। तो ठीक है, ये टाइम के बारे में बताता है। दान टाइम यूज सर्वे है वो क्या है, जनवरी से दिसंबर में पहली बार कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। धन्यवाद, ये हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा हो गया। ये कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई